वेलकम टू कैरियर वेल। कैसे हैं आप सभी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक, जेनेटिक डिजीजेस या हेरिडिटरी डिजीजेस, अनुवांशिक रोग। हम रोग पढ़ चुके हैं, बीमारियों के बारे में पढ़ चुके हैं। अब कुछ अनुवांशिक डिजीजेस के बारे में हम लोग बात करेंगे, जेनेटिक डिजीज के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो ये डिजीज का ही एक पार्ट है, हमने एक अलग से टॉपिक दे दिया है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जेनेटिक डिजीजेस क्या होते हैं। आप जानते हैं कि जेनेटिक डिजीजेस को हम लोग हेरिडिटरी डिजीजेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हेरिडिटरी डिजीजेस भी कहते हैं, अनुवांशिक रोग भी कहते हैं। देखिएगा, वैसे रोग जो आपके जेनेटिक मटेरियल में प्रॉब्लम की वजह से आती हैं, जेनेटिक मटेरियल, अनुवांशिक पदार्थ है ना, अनुवांशिक पदार्थ में, जैसे कि अनुवांशिक पदार्थ में क्या होता है आपका डीएनए या क्रोमोसोम या जीन। तो आपके डीएनए को, क्रोमोसोम को या जीन को हम लोग क्या कहते हैं? जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति के डीएनए में, गुणसूत्र में या जीन में गड़बड़ी के कारण, प्रॉब्लम के कारण, गड़बड़ी के कारण जो बीमारी हो जाती है उसे हम कहते हैं जेनेटिक डिजीजेस या हेरिडिटरी डिजीजेस। तो वो बीमारियां जो किसी ऑर्गेनिज्म के अनुवांशिक पदार्थ यानी डीएनए में, क्रोमोसोम में या जीन में चेंज होने के कारण, प्रॉब्लम आने के कारण, गड़बड़ी के कारण हो जाती है, उसे कहते हैं जेनेटिक डिजीजेस या हेरिडिटरी डिजीजेस। और इनमें से कुछ बीमारियां, जेनेटिक डिजीजेस में कुछ बीमारियां वो होंगी जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होंगी, है ना। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर हो सकती हैं, माता पिता से संतानों में जा सकती है। ठीक है जी, सबको क्लियर है ना? आकाश, विश्वजीत, अंशुमा सिंह, प्रिया चौहान, जैनब, आकाश, क्लियर है ना सारी बातें? तो यहां पे हमने लिखा है कि अ जेनेटिक डिसऑर्डर इज अ डिजीज दैट इज कॉज्ड बाय चेंज और म्यूटेशन इन एन इंडिविजुअल्स डीएनए सीक्वेंस। तो वो बीमारियां जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा सकती हैं, माता पिता से संतानों में जा सकती हैं, और डीएनए में या जीन में या क्रोमोसोम में प्रॉब्लम की वजह से होती है, मतलब अनुवांशिक पदार्थ में चेंज होने के कारण जो बीमारियां होती हैं उसे हम जेनेटिक डिजीज कहते हैं। ये तो हो गई आपकी डेफिनेशन की बात। अब आते हैं जेनेटिक डिजीजेस, देख लेते हैं कि कौन कौन सा नाम है जेनेटिक डिजीज का। तो सबसे पहली जो बीमारी जेनेटिक डिजीज में आ रही है आपके स्क्रीन पर माय डियर फ्रेंड्स, वो आपका है टर्नर सिंड्रोम। हिंदी में भी क्या लिखेंगे इसको? टर्नर सिंड्रोम लिखेंगे। ये टर्नर सिंड्रोम क्या है और इस बीमारी के लक्षण क्या हैं वो जरा हम आपको बताते हैं। जैसे हम लोगों ने प्रजनन में पढ़ा है, कि अगर कोई मेल है तो उसका कंप्लीट सेट क्या होगा क्रोमोसोम का? 44 प्लस XX, है ना। ये हो गया कितना? टोटल क्रोमोसोम कितने होते हैं? 46। तो 44 हो गया ऑटोसोम और 1 पेयर हो गया सेक्स क्रोमोसोम, लिंग गुणसूत्र। ये है किसका? दिस इज द कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स ऑफ अ नॉर्मल मेल। एक सामान्य पुरुष है तो उसके गुणसूत्रों का एक सेट हो गया ये। उसी तरह से अगर कोई फीमेल है नॉर्मल, तो उसका गुणसूत्र क्या होगा? 44 प्लस XX, है ना। 44 अगेन क्या है? ऑटोसोम, और ये 1 पेयर क्या है? सेक्स क्रोमोसोम। टोटल अगेन कितना हो गया? 46, 44, 45, 46। ये हो गया आपका फीमेल का कंप्लीट सेट। अगर ऐसा है गुणसूत्र तो नॉर्मल मेल होगा, और ऐसा है गुणसूत्र तो नॉर्मल फीमेल होगा। इसके अलावा अगर कोई सेट है मतलब वो प्रॉब्लम है, बीमारी है। जैसे मान लिया कि गुणसूत्र 46 की बजाय 45 हो गया, 44 प्लस X 0 हो गया, कितना? 44 की बजाय 45 हो गया, एक X गुणसूत्र की कमी हो गई। तो इस बीमारी को नाम दिया जाता है टर्नर सिंड्रोम। तो सिंपल सा क्वेश्चन होगा कि टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? 44, 45, 46, 47। यू विल से द क्रोमोसोम नंबर विल बी 45। एक सवाल तो ये हो गया। अब आप मुझे बताइए कि ऐसा जो व्यक्ति होगा जो
44 प्लस X0 क्रोमोजोम लिए हुए पैदा होगा, वो मेल होगा कि फीमेल? तो आप कहिएगा सर मेल होने के लिए तो वाई मस्ट है ना, ये मेल तो हो नहीं सकता, लेकिन क्या होगी तो फीमेल होगी। अब देखिए नॉर्मल फीमेल होने के लिए क्या चाहिए था, 2X चाहिए था, 1X की कमी होने के कारण ये फीमेल तो होगी लेकिन अधूरी होगी। क्या होगी? अधूरी होगी। यानी आप कैसे लिखेंगे इसे लैंग्वेज में, अ गर्ल विद लेस गर्ली कैरेक्टर्स, ऐसी महिला में महिलाओं के गुण कम पाए जाएंगे, ऐसी महिला में महिलाओं के गुण कम पाए जाएंगे। मतलब आमतौर पर जो महिलाओं के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं, गौण लैंगिक लक्षण, वो पूरी तरह से डेवलप नहीं होंगे। मतलब ब्रेस्ट का डेवलपमेंट ठीक से नहीं होगा, है ना, जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं वो पूरी तरह से विकसित नहीं होंगे। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर यानी गौण लैंगिक लक्षण, जैसे मेमोरी ग्लैंड यानी स्तन ग्रंथियों का विकास ठीक से नहीं होगा, ओवरी डेवलप नहीं होगा, यूट्रस डेवलप नहीं होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी मासिक धर्म नहीं होगा। तो जब मासिक धर्म नहीं होगा तो ओवल्यूशन नहीं होगा, अंडोत्सर्ग नहीं होगा, एग रिलीज ही नहीं होगा। तो ऐसी महिलाएं क्या होंगी? स्टेराइल होंगी, बांझ होंगी। और आप इसे ठीक नहीं कर सकते क्योंकि प्रॉब्लम कहां है? गुणसूत्रों में है ना। तो सिंपल सा सवाल होगा कि टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी? 45। कैरेक्टर क्या होगा? तो ऐसी महिलाओं में महिलाओं के गुण कम पाए जाएंगे और इस तरह की महिलाएं बांझ होंगी, उनमें रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी नहीं होगी। ठीक, चलो अब आगे आते हैं अगली बीमारी जिसे हम कहते हैं क्लेनेफेल्टर सिंड्रोम। क्लेनेफेल्टर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की जो संख्या है वो हो जाती है बढ़कर 47। क्या हो जाता है? 44 प्लस XXY, 44 प्लस XXY। तो अगर क्वेश्चन ये रहता है कि क्लेनेफेल्टर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, 44, 45, 46, 47, तो आप क्या कहिएगा? क्लेनेफेल्टर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या होगी 47। अच्छा, इस तरह का जो इंडिविजुअल होगा वो क्या होगा? लेकिन नॉर्मल मेल होने के लिए क्या था? ये होता तो ये नॉर्मल मेल होता, लेकिन हुआ क्या कि 44 प्लस, माय डियर फ्रेंड्स, वो एक्स्ट्रा आ गया। इस एक्स्ट्रा एक्स आने से इस पुरुष में सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी? तो क्या कहेंगे? 47। कितनी? 47। 40 पुरुष में क्या होंगे? महिलाओं के गुण पाए जाएंगे, अ मेल विद फीमेल कैरेक्टर्स, इसमें फीमेल का गुण ले आएगा। और पुरुषों में महिलाओं के गुण पाए जाने को एक शब्द क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? गायनेकोमैस्टिया। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आप लोग पढ़ते हो, गुण पाए जाना। और इस तरह का पुरुष भी स्टेराइल होगा? न तो नहीं होगी, प्रजनन की क्षमता नहीं होगी। ऐसे पुरुष में देखिए महिलाओं जैसी स्तन ग्रंथियों का विकास हो जाएगा, इसके जो टेस्टिस, पेनिस, ये सब पूरी तरह से विकसित नहीं हो, इस एरिया में फैट ज्यादा रहेंगे। तो पुरुषों में महिलाओं का विकास हो जाएगा, है ना। दाढ़ी मूछें कम विकसित होंगी, शोल्डर जो है पुरुषों के बाद इनके जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का विकास ठीक से नहीं से वैसे मांगते रहते हैं। तो जब वो पैसे मांगते हैं तो उन्हें दे देना होता है, गाली गलौज सुनने के बाद। होते हैं ना सक्सेना जैसे, आई लाइक इट, जब तक उसको। कुछ लोग ऐसे होते हैं, है ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं, है ना। और बच्चे का जन्म होता है तो ऐसे मौकों पर आ जाते हैं, तो फिल्टर सिंड्रोम होते हैं। ठीक है, तो अगली बीमारी पे हम, क्योंकि प्रॉब्लम कहां है? क्रोमोजोम में है माय डियर फ्रेंड्स। प्रॉब्लम कहां है? क्रोमोजोम में है। सुपर फीमेल, है ना, जिसको हम ट्रिपल एक्स सिंड्रोम भी कहते हैं, या सुपर भी जानते हैं, सुपर विमेन सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं। इसमें गुणसूत्रों की संख्या 47 ही हो जाएगी। कितनी होगी? 47 ही हो जाएगी। ये हो जाएगा 44 प्लस एक्स, एक्स और एक्स, इस पर फीमेल। नॉर्मल फीमेल होने के लिए क्या चाहिए था? 40। क्या होती? ये फीमेल जो होती हैं, ये फीमेल होती नॉर्मल,
है ना। लेकिन ऐसा हो जाने से अब ये कहलाएगी सुपर फीमेल। देखो इसमें क्या है, 44 प्लस ट्रिपल एक्स है, और ये वाली फीमेल है और ये सुपर फीमेल है, कद काठी इनका ज्यादा होगा। तो अगर इस तरह की फीमेल पाई जाती हैं, जैसे ओलंपिक्स वगैरह हुआ, तो उसमें क्या होता है कि क्वालिफाई कर दिया जाता है, क्योंकि नॉर्मल महिला के साथ आप इसको भिड़ा तो आसानी से आगे निकल जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह की महिलाएं थोड़ी स्टेराइल होंगी, बांझ होंगी, इसमें भी रिप्रोडक्शन की जो है वो कैपेसिटी नहीं। कितनी होगी, 47। कॉम्पोजिशन क्या होगा, 44 प्लस एक्स एक्स एक्स। ठीक है, उसी बीमारी जो है वो जेनेटिक है, सिर्फ आपसे इतना पूछा जाए, अनुवांशिक रोग नहीं है। लेकिन अगर आप सीडीएस और पीसीएस दे रहे हैं, हमारा है सुपर मेल। सुपर मेल में भी गुणसूत्रों की संख्या कितनी, 40 सही वाई। देखिएगा, टोटल वाई होता तो नॉर्मल हो जाता, ये एक एक्स्ट्रा वाई यहां काफी स्ट्रांग होगा, है ना, बाहुबली होगा, आदमी होगा। क्रिमिनल माइंडेड, अपराधी प्रवृत्ति की कैपेसिटी नहीं होगी। तो ये वाला आदमी देखो है 44 प्लस वाई वाई 44 प्लस एक्स मेल होता है, जिसको जैकॉब सिंड्रोम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सुपर नर सिंड्रोम कहते हैं। इसमें आदमी थोड़ा बहुत ज्यादा हट्टा कट्टा लंबा चौड़ा हो जाता है, इसमें भी रिप्रोडक्शन की जो है वो कैपेसिटी नहीं होगी। अगली बीमारी पे, ये बीमारी देखो, अगली बीमारी है माय डियर फ्रेंड्स, वो है आपका डाउन सिंड्रोम। तो ये पूछा गया था कि डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी। अभी तक जो भी आपने बीमारियां देखी वो सेक्स या फिर कम हो गया था, जैसे टर्नर सिंड्रोम में एक हो गया, सुपर मेल में एक वाई ज्यादा हो गया, सुपर फीमेल में एक एक्स ज्यादा, मतलब सेक्स क्रोमोसोम में अधिकता या कमी ऑटोसोम में प्रॉब्लम की वजह से होती है। ये जो बीमारी है ये वो था सेक्स क्रोमोसोम में, और ये है ऑटोसोम में प्रॉब्लम की वजह से हो रही है। तो ये होगा 44 प्लस एक्स वाई, ये नॉर्मल मेल हो गया। टोटल कितना हो गया, 44 ऑटोसोम, 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम, तो 44 45। अब 44 क्या है आपका, ऑटोसोम है। 44 यहां पे क्या है, ये दोनों क्या है, सेक्स क्रोमोसोम है, सेक्स लिंग गुणसूत्र है। ऑटोसोम होते हैं, 22 जोड़े ऑटोसोम होते हैं। कैसे देख, ये दूसरा जोड़ा हुआ ऑटोसोम का, ये तीसरा जोड़ा हुआ हो गया, तो ये पहला जोड़ा हुआ ऑटोसोम का, और फिर 22वां जोड़ा ऑटोसोम होता तो नॉर्मल होता, है ना। 22 जोड़े ऑटोसोम होते हैं, 44 ऑटोसोम कहने का, इस तरह से आपका 22वां जोड़ा हो गया 44 ऑटोसोम। लेकिन इस बीमारी में 3 हो गया, 21वां जोड़ा गुणसूत्र 2 होना चाहिए था ना, 44 और प्लस 1 45, सॉरी 44 की जगह कितना हो गया, 45 तो हो गया ऑटोसोम, और 1 पेयर हो गया सेक्स क्रोमोसोम, तो 45 46 होता है कि 21वीं जोड़े गुणसूत्र की एक कॉपी क्या होती है, बिल्कुल छोटी हाइट का बच्चा होगा, और इसका चेहरा गोल सा दी होगा, होंठ बाहर की तरफ ऐसे लटके हुए होंगे, मुंह से लार वगैरह टपकता रहेगा। दिन में से किडनी संबंधित बीमारियां, हार्ट संबंधित बीमारियां इसको होंगी। में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 47, और इसमें 21वीं जोड़े गुणसूत्र की एक कॉपी अधिक बन जाती है। 21वीं जोड़े गुणसूत्र की एक कॉपी इस बीमारी में, डाउन सिंड्रोम में, एन एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम इज फॉर्म्ड। 21st क्या लिखते हैं, ट्राइसोमी, जोड़े गुणसूत्र की 21वीं जोड़े गुणसूत्र की अधिक बन जाती है। 21वीं जोड़े गुणसूत्र की एक कॉपी, जोड़े गुणसूत्र की एक कॉपी अधिक बन जाती है, और 21वीं जोड़े गुणसूत्र की एक कॉपी अधिक ट्राइसोमी।
जैसे देखो, आप शरीर का कोई भी कोशिका निकाल, तो आपके शरीर से एक कोशिका निकाल लिया जिसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी है 26, 44 जो है वो ऑटोसोम है और 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम है। ऑटोसोम है तो ये पहला जोड़ा हुआ, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, ऑटोसोम कितना हो गया 44। और ये 1 पेयर क्या होगा, इस बीमारी में क्या होता है कि जो 21वीं जोड़ा गुणसूत्र है उसकी एक कॉपी देखो, लेकिन 21वीं जोड़े गुणसूत्र की एक कॉपी अधिक बन गई, इसी को कहते हैं ट्राइक बन गई। तो टोटल गुणसूत्र कितना हो जाएगा, टोटल गुणसूत्र हो जाएगा, अधिक बन गया तो 45 हो गया ना, 45, 22 दूनी। और इसका प्रभाव क्या होगा, इसका प्रभाव ये होगा माय डियर फ्रेंड्स, कर सकते क्योंकि प्रॉब्लम कहां पे है, प्रॉब्लम अगर डिफरेंट नंबर पे हुआ है तो उस बीमारी का नाम भी अलग हो जाता है, लक्षण भी अलग। 13वें पे ट्राइसोमी हो गई है, 13वें गुणसूत्र पे ट्राइसोमी हो गई है, तो 13वें जोड़े गुणसूत्र की ट्राइसोमी होगी, ट्राइसोमी 13वें ट्राइसोमी यानी 7। तो इस बीमारी को हम, है ना, तो आप जानते हैं कि 22 जोड़ा क्या होता है हमारा ऑटोसोम, 1 पेयर हो गया सेक्स क्रोमोसोम, XXXY है, डाउन सिंड्रोम। लेकिन अगर 13वें जोड़े गुणसूत्र की एक कॉपी अधिक बन गई तो इस बीमारी को हम क्या बोलते हैं, पटाऊ सिंड्रोम, पटाऊ सिंड्रोम। तो इसमें भी गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, टोटल 47, 22 जोड़ा 44, 45 और एक 46, लेकिन यहां पर एक कॉपी अधिक बन गई है, तो इस बीमारी को कहेंगे पटाऊ सिंड्रोम। तो पटाऊ सिंड्रोम में सिर्फ याद रखना कि 21वीं जोड़े गुणसूत्र की एक कॉपी क्या होनी है, अधिक बन जानी है। और इसका प्रभाव क्या होगा, देखो बीमारी क्या होगी। तो पटाऊ सिंड्रोम एक गंभीर आनुवांशिक बीमारी है, सबसे पहले तो याद रखना है कि यह आनुवांशिक रोग है ना। क्यों होती है, 13वें नंबर गुणसूत्र की एक कॉपी अधिक बन जाती है ना, जिसे ट्राइसोमी कहा जाता है 13 की। पटाऊ सिंड्रोम में क्या हो रहा है कि 13वें जोड़े गुणसूत्र की 3 कॉपी हो जाती है, 2 की बजाय 3 कॉपी बन जाती है। और अगर हम बात करें पटाऊ सिंड्रोम जो है वो 5000 में से एक बच्चा इस तरह का पैदा हो सकता है। और इस बीमारी से ग्रसित बच्चे जो है लगभग 10 में से 9 की मौत हो जाती है, 10 में से 9 की मौत हो जाती है। तो पहले वर्ष के दौरान 1 साल होते होते इस तरह के बच्चे की मौत हो जाती है, तो इस तरह के बच्चे जीवित नहीं बचते। तो पहले वर्ष के दौरान पटाऊ सिंड्रोम से पीड़ित 10 में से 9 बच्चे, लगभग 90% बच्चा मर जाता है। इसका सिम्टम क्या होगा, तो देखो होंठ कटे होंगे, यहाँ पे तालू कटा होना। अगर आपको मैं दिखाना चाहूं इस बच्चे का डायग्राम, तो इस तरह से होता है डायग्राम। आपसे सिम्टम नहीं पूछेगा, बस हमने आपको जानकारी के लिए लिख दिया है इसके सिम्टम, है ना। क्लेफ्ट लिप कहते हैं इसको, एंड पैलेट यानी होंठ और तालू का कटा होना। इसमें से हो सकता है नाक के छेद ना हो, एक या दोनों ही नाक के छेद ना हो, तो सांस लेने में भी इसको दिक्कत है, फीड करने में भी क्या होगा, दिक्कत होगा इसको, है ना। तो बस याद रखना है, सिम्टम आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, मैंने लिख दिया है आपकी जानकारी के लिए कि जन्म के दौरान होंठ या तालू का ना होना, है ना, मांसपेशियों का कमजोर होना, मानसिक कमजोरी, सिर छोटा होना, है ना, सिर छोटा होना। तो आपको इसमें आपको सिम्टम याद नहीं करने, बस आपको याद करना है कि पटाऊ सिंड्रोम क्या है, एक आनुवांशिक रोग है। गुणसूत्रों की संख्या टोटल कितनी होगी 47, क्योंकि 13वें जोड़े गुणसूत्र की एक कॉपी अधिक बन जाती है। होंठ या तालू इसमें कटा होगा, ठीक है। एक आपने मूवी का नाम सुना होगा, स्माइल पिंकी नाम की एक मूवी है ना, जिसमें एक लड़की जो है वो इसी पटाऊ सिंड्रोम से ग्रसित थी, ऐसी थी, उसको सर्जरी के बाद देखिए एकदम ठीक कर दिया गया था। स्माइल पिंकी के नाम से एक मूवी आई थी। उसी प्रकार एक और बीमारी है एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम कब होता है, जब ट्राइसोमी हो जाती है 18वें गुणसूत्र पर, है ना, यानी 18वें गुणसूत्र की एक कॉपी क्या होगी, अधिक बन जाएगी। तो आप लिख सकते हैं ट्राइसोमी ऑन 18th क्रोमोसोम,
18th क्रोमोसोम है ना, 18वें जोड़े गुणसूत्र की एक कॉपी अधिक बन जाएगी। 18वें जोड़े गुणसूत्र की एक कॉपी अधिक बन जाती है। टोटल गुणसूत्र इसमें भी कितना हो जाएगा? 47 हो जाएगा। ठीक है जी। जैसे ये पहला जोड़ा गुणसूत्र, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह से ये 22वां जोड़ा हो गया गुणसूत्र का। 22वां जोड़ा हो गया। टोटल गुणसूत्र कितने हो जाएंगे? 44। ऑटोसोम कितने हो जाएंगे? 44। और एक जोड़ा हो जाएगा आपका सेक्स क्रोमोसोम। एक्स एक्स है तो फीमेल, एक्स वाई है तो मेल। मतलब ये बीमारियां दोनों में हो सकती है, मेल में भी हो सकती है, फीमेल में भी हो सकती है कि नहीं? अब इस बीमारी में क्या हो रहा है कि 18वें जोड़े गुणसूत्र की एक कॉपी अधिक बन गई। तो ऑटोसोम होना चाहिए था 44, लेकिन एक ज्यादा होने से ऑटोसोम कितना हो गया? 45। तो ऑटोसोम को 44 की बजाय 45 हो गया, और 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम है तो टोटल हो गया 47। तो देखो, आपको याद रखना है, अगर ट्राइसोमी हो रहा है किस पे? ट्राइसोमी हो रहा है 21 पे, तो डाउन सिंड्रोम होगा। अगर ट्राइसोमी हो रहा है किस पे? 18 पे, तो नाम क्या दिया गया है? एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम। और अगर ट्राइसोमी हो रहा है 13 पे, तो पटाऊ सिंड्रोम है। और ये सारी की सारी बीमारियां मेल और फीमेल दोनों में होंगी, है ना? मेल और फीमेल दोनों में हो सकती हैं। और इन सब में टोटल गुणसूत्र कितना हो जाएगा? तो 47। प्रॉब्लम सब कहां है? सेक्स क्रोमोसोम में के ऑटोसोम में? आप कहोगे सर ये ऑटोसोमल डिसऑर्डर है, ऑटोसोम में प्रॉब्लम की वजह से हो रही है। ठीक है। तो एडवर्ड सिंड्रोम में जो है वो 18वें नंबर की गुणसूत्र 2 की बजाय कितनी हो जाती है? 3 बन जाती है। तो इसको बोलते हैं ट्राइसोमी ऑन 18th। प्लीज रिमेंबर, नोट कर लीजिएगा। कोई दिक्कत आ रही है किसी को समझने में? तो ट्राइसोमी अगर 21 पे है डाउन सिंड्रोम, ट्राइसोमी 13 पे है पटाऊ सिंड्रोम, 18 पे है एडवर्ड सिंड्रोम। इन सब में टोटल नंबर के गुणसूत्र कितने हो जाएंगे? 47। एडवर्ड सिंड्रोम में भी लक्षण वैसे ही होते हैं, तालू या होंठ कटा होगा, जन्म से हृदय संबंधित, किडनी संबंधित बीमारियां होती हैं, और बच्चे की कभी कभी इसमें डेथ हो जाती है। ठीक है जी। तो आपको इसको जरूर याद रख लेना है कि ट्राइसोमी 21 पे है तो डाउन सिंड्रोम, 18 पे है तो एडवर्ड सिंड्रोम, 13 पे है तो पटाऊ सिंड्रोम, 13 पे है तो पटाऊ सिंड्रोम। ठीक। नाउ इसमें भी देखिए बीमारी वही हो जाती है। सिम्टम आपको याद नहीं रखना है, तालू कटा हो सकता है, जन्मजात बीमारियां हो सकती हैं। तो आपको सिम्टम याद नहीं रखने हैं, मैंने लिख दिया है, वैसे आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है। सिम्टम से क्वेश्चन ना तो नीट में पूछे जाते हैं, ना तो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब 8वीं जो बीमारी है इस पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है आपको। 8वीं जो अनुवांशिक रोग है उस बीमारी को हम कहते हैं हीमोफीलिया या शाही रोग, या इसे कहते हैं ब्लीडर रोग। ब्लीडर रोग। हीमोफीलिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती। वह व्यक्ति जो हीमोफीलिया से ग्रसित है, अगर उसका कोई एक्सीडेंट हो गया है, ठीक है जी, और उसे तुरंत ही हॉस्पिटल ना पहुंचाया जाए तो ब्लीडिंग की वजह से उसकी डेथ हो जाएगी। सो इसको ब्लीडर्स डिजीज भी कहते हैं। ये बीमारी सबसे पहले जो क्वीन विक्टोरिया थी, क्वीन विक्टोरिया इंग्लैंड की थी, ये इंग्लैंड की, उसके खानदान में ये बीमारी सबसे पहले देखी गई थी, इसलिए इसको रॉयल डिजीज, शाही रोग के नाम से भी जानते हैं। और अगर हम बात करें तो हीमोफीलिया एक्स गुणसूत्र से संबंधित बीमारी होती है। कैसी बीमारी होती है? एक्स गुणसूत्र से संबंधित बीमारी होती है, एक्स लिंक्ड डिजीज है। और यह बीमारी पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में ज्यादा होती है।
तो क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी बीमारी महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में ज्यादा होती है, तो उत्तर है आपका हीमोफीलिया। कितनी बातें याद रखनी है? किस बीमारी में रक्त स्कंदन नहीं हो पाता, रक्त का थक्का नहीं जम पाता। यह एक एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है, एक्स गुणसूत्र से संबंधित बीमारी है और ये बीमारी महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में अधिक होती है। तो आप कहिएगा सर अगर ये एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है तो ये महिलाओं में ज्यादा होना चाहिए, महिलाओं में तो 2 एक्स क्रोमोसोम है, पुरुषों में क्यों ज्यादा होता है? इसको आप समझिए, देखो नोट करके आप कहीं पे लिख लीजिएगा, देखना आप जरा इस पॉइंट को समझ लो। अगर मेल है एक्स वाई और यहां पर मेल में एक ही एक्स होता है और इस पर हीमोफीलिया का जीन है, तो भाई मेल में बीमारी हो जाएगी, मेल में बीमारी हो जाएगी। लेकिन महिलाओं में 2 एक्स गुणसूत्र है और अगर दोनों एक्स गुणसूत्र में से किसी एक पर ही हीमोफीलिया का जीन है तो ऐसी महिलाओं में बीमारी नहीं होगी, ऐसी महिलाओं में रोग नहीं होगा। लेकिन हां ये डिजीज वाले जीन को कैरी कर रही होंगी, सो इस तरह की फीमेल को हम क्या कहेंगे? कैरियर कहेंगे। क्या कहेंगे? कैरियर महिला कहेंगे, है ना, वाहक महिला जो बीमारी के जीन को ढो रही है। महिलाओं में ये रोग होना है तो दोनों एक्स पर अगर ये रोग होगा, दोनों एक्स पर हीमोफीलिया का जीन होगा, तभी क्या होगी? बीमारी होगी। तभी क्या होगी? बीमारी होगी, रोग होगा। तो अगर महिलाओं की बात करें और पुरुषों को कंपेयर करें तो आप देखिएगा कि पुरुषों में तो एक ही एक्स होता है और एक एक्स पर अगर हीमोफीलिया का जीन है तो वो रोगग्रस्त हो गया। लेकिन महिलाओं में ये बीमारी होनी है तो जब तक दोनों एक्स पर हीमोफीलिया का जीन नहीं होगा, महिलाओं में ये बीमारी नहीं हो सकती, महिलाओं में ये बीमारी नहीं हो सकती। इसलिए बीमारी महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में अधिक होती है। अब इसका जरा स्थानांतरण देख लो आप। जैसे मान लिया कि ये कोई मेल है, ध्यान से सुनना, ये मान लिया कि कोई मेल है, ये मान लिया कि कोई मेल है और ये कोई फीमेल है, इन दोनों का विवाह हुआ। मेल जो है वो नॉर्मल है और फीमेल जो है वो कैरियर है। फीमेल क्या है? कैरियर है, वाहक है, और ये जो मेल है वो नॉर्मल है, उस पर कोई बीमारी नहीं है, वाहक है। तो बताओ इसके बच्चों में बीमारी की क्या संभावना बनती है? यहां पर 2 प्रकार के क्रोमोसोम है तो हम अलग अलग करके लिखेंगे, और चूंकि यहां पे भी 2 प्रकार का हो गया, एक नॉर्मल एक्स है और एक बीमारी वाला एक्स है, तो दोनों को अलग करके हमने लिख दिया। अब देखिए, मान लिया ये वाला इससे मिलता है तो होता है एक्स और एक्स। ये फीमेल कैसी होगी? ये तो फीमेल होगी आपकी नॉर्मल होगी, इस पर बीमारी नहीं होगा। ठीक है, तो इसका इससे देख लिया, अब इसका इससे देखते हैं। ये मान लिया इससे कंबाइन कर गया तो ये हो गया आपका एक्स और एक्स नॉट। ये महिला होगी, ये भी क्या होगी? महिला होगी, एक्स एक्स है तो महिला होगी, और ये महिला जो होगी ये कैरियर होगी, मतलब बीमारी नहीं होगी इसको, है ना। ये भी महिला होगी, ये महिला होगी और ये सामान्य होगी, इस पर कोई बीमारी नहीं होगी। ये भी कैरियर होगी, इसको कोई बीमारी नहीं होगी। तो इसका दोनों से देख लिया, अब इसका दोनों से देख लेते हैं, है ना। ये मान लिया कि इससे मिला तो एक्स और वाई, ये जो मेल होगा ना वो नॉर्मल होगा, ये जो मेल होगा वो नॉर्मल होगा, सामान्य होगा, इसको बीमारी नहीं होगी। लेकिन अगर यही वाई जो है इससे ये मिल गया तो हो गया आपका एक्स और वाई। अब देखो ये भी मेल होगा, लेकिन अब देखो इसमें क्या हो जाएगा, ये भी मेल होगा लेकिन ये डिजीज वाला हो जाएगा, हीमोफिलिक हो जाएगा, इसमें रोग हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं ना
कि एक नॉर्मल आदमी की शादी एक कैरियर महिला से करवाई है तो उसके दोनों जो बच्चियां हैं, है ना, दोनों बच्चियां मतलब 100% उसकी जो लड़कियां होंगी वो नॉर्मल होंगी, लेकिन 50% इसका जो लड़का होगा वो नॉर्मल होगा और 50% डिजीज वाला होगा। तो आप देख रहे हैं कि ये बीमारी महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में क्या हो रही है, अधिक हो रही है। क्या हो रही है, अधिक हो रही है। तो आप किसी का भी किसी के साथ हम करवा के देख सकते हैं, है ना। जैसे अगर हम एक और क्वेश्चन ले लें, एक और क्वेश्चन ले लें कि एक मेल है और एक फीमेल है। मेल जो है वो डिजीज वाला है और फीमेल जो है वो आपका कैरियर है। फीमेल जो है वो कैरियर है। बताइए इन दोनों के संतान में क्या संभावना हो सकती है। तो आप कहेगा सर यहां पर x 0 है और y नॉर्मल है। एक x तो बीमारी वाला है, एक x जो है वो नॉर्मल है। तो जरा इनका कॉम्बिनेशन करा के देख लो। ये इससे मिला तो भाई ये जो फीमेल होगी ना वो डिजीज वाली होगी, रोग होगा, क्योंकि दोनों पर है तभी रोग होगा। इसका नॉर्मल से करा के देख लेते हैं। ये तो ये हो गया x और ये हो गया आपका नॉर्मल। तो ये जो फीमेल होगी इसकी कैरियर होगी, वाहक होगी, बीमारी नहीं होगी इसमें, लेकिन बीमारी को कैरी कर रही है। अब देखो इसका अगर हम इससे करा के देखते हैं तो ये हो गया x और ये होगा y। तो इसका जो बेटा होगा, एक बेटा यहां पे आ गया आपका डिजीज वाला, हीमोफिलिक हो जाएगा, रोग हो जाएगा। और अगले बेटे को जरा देख लो, अगला जो बेटा होगा वो नॉर्मल होगा। तो 50% जो बच्चे होंगे इसके बेटे होंगे वो नॉर्मल होंगे और 50% जो होंगे वो डिजीज वाले होंगे, सामान्य होंगे। ठीक है, क्लियर है। तो आप किसी का भी किसी के साथ करवा करके कॉम्बिनेशन देख सकते हैं। तो इस तरह से हम लिख देंगे कि भाई जो हीमोफीलिया होता है, जिसे हम शाही रोग या ब्लीडर्स डिजीज कहते हैं, यह जो है एक अनुवांशिक रोग है, एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है और यह बीमारी महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में अधिक पाई जाती है। अब आ जाइए, अगली बीमारी भी बहुत पूछी जाती है और वो बीमारी है आपका कलर ब्लाइंडनेस, वर्णांधता, वर्णों के प्रति अंधापन, कलर ब्लाइंड पर्सन। इस बीमारी में क्या होता है, व्यक्ति को रेड और ग्रीन, लाल और हरे रंग में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उस व्यक्ति को लाल और हरा दोनों ही रंग कैसे दिखेंगे, तो भूरे दिखेंगे। कैसा दिखेगा, भूरा दिखेगा। तो इस बीमारी में व्यक्ति लाल और हरे रंग में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता। इन दिस डिजीज पर्सन डज नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन रेड एंड ग्रीन कलर्स। इस बीमारी में व्यक्ति लाल और हरे रंग में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता, क्योंकि दोनों ही रंग इसको ब्राउन दिखते हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि अगर रेलवे का एग्जाम होता है तो कलर ब्लाइंडनेस को चेक करते हैं कि उसमें तो दो ही रंग है, लाल और हरा, उसी में अंतर स्पष्ट नहीं कर पा रहे हो तो टकरा डालोगे गाड़ियों को। ठीक है, और याद कर लीजिएगा, इट इज ऑल्सो एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर। ये भी एक्स गुणसूत्र से संबंधित बीमारी है और ये बीमारी भी महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में अधिक पाई जाएगी। और बिल्कुल एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये बीमारी वैसे ही जाएगी जैसे कि कौन जा रही थी, आपका हीमोफीलिया जा रहा था। दोनों का ट्रांसमिशन वैसे ही होगा। तो याद रखना कि कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया दोनों एक्स गुणसूत्र से संबंधित बीमारियां हैं और दोनों ही बीमारियां महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में अधिक पाई जाएगी। बस इतना ऐसे याद कर लेना है, ज्यादा घबराना नहीं है। ठीक है, तो सिंपल आपको एक तो याद करते चलना है कि कौन आनुवांशिक रोग है और कौन आनुवांशिक रोग नहीं है। बस इतना ही आपको याद रखना है, डिटेल में ज्यादा क्वेश्चन नहीं होते, अगर होंगे तो हमने आपको बता ही दिया। नेक्स्ट बीमारी आपकी है एल्बिनिज्म। एल्बिनिज्म नाम की बीमारी, 10वीं जो बीमारी है माय डियर फ्रेंड्स, वो है आपकी एल्बिनिज्म। एल्बिनिज्म में क्या होता है जरा देखिएगा। आप जानते हैं मिलानिन के बारे में पढ़ा होगा। मिलानिन, मिलानिन क्या है, एक ब्लैक पिगमेंट है। व्हाट इज दिस? दिस इज अ ब्लैक पिगमेंट।
पीला वर्णक है, ये पीला वर्णक है, ब्लैक पिगमेंट है, जो पाया जाता है आपके जुल्फों में, बालों में, और कहां पाया जाता है? आपके त्वचा में। जिसके त्वचा में ज्यादा मेलानिन उसका रंग काला, कम मेलानिन गोरा। और कहां पाया जाता है? आपके आइरिस में, परितारिका में, आंखों का जो काला वाला पोर्शन है वो कहलाता है आइरिस में। इस बीमारी में क्या होता है? इस बीमारी में क्या होगा एल्बिनिज्म में, कि ये जो मेलानिन है, मेलानिन, ये जो मेलानिन है, मेलानिन का जो प्रोडक्शन है, मेलानिन का जो प्रोडक्शन है, उत्पादन है, या तो नहीं होता या बहुत ही कम होता। इस बीमारी में मेलानिन का उत्पादन या तो होता ही नहीं है या बहुत कम होता है, जिसकी वजह से आदमी की देखिए जुल्फें, पलकें, चेहरा सब वाइट हो जाता है। इस तरह के आदमी को आपने देखा होगा। और ये जेनेटिक डिसऑर्डर है। क्या है? जेनेटिक डिसऑर्डर है, इसको आप ठीक नहीं कर सकते। तो देखो, इतना ज्यादा डीप में ना जाकर सिंपल सा क्वेश्चन हो सकता है आपसे। जैसे मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछ दूं कि भाई कौन एक अनुवांशिक रोग नहीं है। जैसे मैं क्वेश्चन पूछ दूं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जेनेटिक डिजीज। कौन एक अनुवांशिक रोग नहीं है? जैसे कि हीमोफीलिया, जैसे मैंने ऑप्शन दे दिया हीमोफीलिया, एल्बिनिज्म, एल्बिनिज्म, कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस। अब बताइए, उतना डिटेल में ना जाकर मैं सिंपल क्वेश्चन बना दिया और इसी में बच्चे हाथ पांव फैला देंगे। तो आपने पढ़ा है अभी कि भाई हीमोफीलिया है, एल्बिनिज्म है, कलर ब्लाइंडनेस है, ये सब अनुवांशिक रोग है, लेकिन नाइट ब्लाइंडनेस जो है वो एक अनुवांशिक रोग नहीं है। यह नाइट ब्लाइंडनेस, जिसे रतौंधी कहते हैं, यह एक डेफिशिएंसी डिजीज है और ये विटामिन ए की कमी से होती है। देखा क्वेश्चन? तो एल्बिनिज्म में क्या होता है कि हमारे शरीर में एक मेलानिन नाम का ब्लैक पिगमेंट होता है, जो हमारे जुल्फों में पाया जाता है, त्वचा में पाया जाता है, आंखों के आइरिस में पाया जाता है। इस बीमारी में क्या होता है कि मेलानिन का प्रोडक्शन या तो नहीं होता या फिर बहुत कम होता है, जिसकी वजह से आदमी बिल्कुल व्हाइट व्हाइट दिखेगा। यह आदमी बिल्कुल अगर धूप में निकलेगा तो उसकी आंखें नहीं खुल पाती, इतना गोरा सा आपको दिखेगा, एकदम व्हाइट दिखेगा। तो ये अनुवांशिक बीमारी है, इसको आप ठीक नहीं कर सकते और ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होती रहती है कि नहीं? चलिए 2-3 बीमारियां और मैं आपको दिखा देता हूं और हम सेशन समाप्ति की घोषणा करेंगे। देखिए, एक बीमारी होती है थैलीसीमिया। अब आपको इतना जो लिखा हुआ है वो नहीं दिखना है, सिंपल याद रखना है कि थैलीसीमिया एक अनुवांशिक रोग है और इस बीमारी में जो होता है वो हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन ठीक से नहीं हो पाता है और इस बीमारी का सिम्टम है आपका अनीमिया, रक्तहीनता। क्या है? रक्तहीनता है इसका सिम्टम। आपका ब्लड ठीक से नहीं बनेगा। तो थैलीसीमिया रक्त से संबंधित अनुवांशिक बीमारी है जो रक्त कोशिकाओं के कमजोर एवं नष्ट होने के कारण होती है। इस रोग के होने पर शरीर की हीमोग्लोबिन निर्माण प्रक्रिया में गड़बड़ी हो जाती है, जिसके कारण रक्तहीनता या रक्तक्षीणता के लक्षण क्या होते हैं? प्रकट होते हैं। और इस रोग का फिलहाल कोई इलाज नहीं है। हीमोग्लोबिन आप हायर क्लासेस में पढ़ते हैं तो हीमोग्लोबिन 2 प्रकार के चेन से बनता है, अल्फा और बीटा ग्लोबुलिन, है ना। थैलेसीमिया में इन प्रोटीन का जो निर्माण करने वाले मतलब चेन है उसमें म्यूटेशन की वजह से होती है। तो इसके डिटेल में मत जाना, बस सिंपल याद रखना कि भाई थैलीसीमिया जो है वो कैसी बीमारी है? तो अनुवांशिक बीमारी है। इसमें क्या होता है? शरीर में ब्लड बनने की जो क्षमता है वो प्रभावित होती है, जिससे व्यक्ति को रक्तहीनता रहती है। क्या रहती है? रक्तहीनता रहती है। बस इतना याद करना है, बाकी ये सारी बातें जो है वो हायर क्लासेस में आप पढ़ते होंगे। नाउ इसका जो है सिम्टम भी याद रखने की जरूरत नहीं है। 12वीं बीमारी है सिकल सेल अनीमिया।
सिकल सेल अनीमिया भी याद कर लीजिएगा कि भाई साहब एक आनुवांशिक रोग है और नाम ही अनीमिया लगा हुआ है, मतलब इसमें भी ब्लड की क्या होगी, कमी होगी। क्यों होगी? हमारा जो आरबीसी का जो नॉर्मल शेप होता है वो कैसा होता है, बोलो? आरबीसी का नॉर्मल शेप होता है डिस्क लाइक, और इस आरबीसी में हीमोग्लोबिन होते हैं। होता क्या है कि म्यूटेशन की वजह से, बॉडी में जीन में परिवर्तन की वजह से ये आपका जो हीमोग्लोबिन है ना, सॉरी आरबीसी है ना, आरबीसी का शेप ऐसा हो जाता है सिकल जैसा, मून लाइक। सिकल मतलब हंसिया, समझते हैं ना, जिससे धान वगैरह लोग काटते हैं, घास वगैरह काटते हैं, तो ये हंसिया के आकार का हो जाता है। तो एक देख लो, ये शेप है नॉर्मल और ये हो गया ऐसा, तो अब इसमें हीमोग्लोबिन कम आएगा ना। तो आपका जो आरबीसी है, लाल रक्त कोशिकाओं का जो आकार है वो डिस्क जैसा और चपटा होता है, पेड़े जैसा होता है, लेकिन इसमें आपका आरबीसी का शेप चेंज करके सिकल जैसा होता है, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन कम आएगा, और हीमोग्लोबिन की कमी होगी मतलब ब्लड की कमी होगी, और ब्लड की कमी ही तो कहलाती है अनीमिया, यानी रक्तहीनता या अरक्तता, या आप कह सकते हैं इसको रक्तक्षीणता। तो सिंपल आपको याद रखना है कि सिकल सेल अनीमिया एक आनुवांशिक रोग है, इसमें अनीमिया रहता है, खून की कमी होती है। क्यों? आरबीसी का जो शेप है ऐसा से ऐसा हो जाता, हंसिया के आकार का, सिकल जैसा हो जाता है ना, मून लाइक हो जाता। और जब ये सिकल, ये तो आसानी से मूव करेगा, कभी कभी ये जो है प्रॉब्लम करता है, ये ब्लड जो है आपके नसों में जब बहेगा ना तो ये कहीं पर अटक भी सकता है, तो ये प्रॉब्लम आती है कि स्मूथली ब्लड नहीं फ्लो कर पाता ऐसा होने की वजह से। तो लिख दिया है कि सिकल सेल अनीमिया या सिकल सेल रोग एक लाल रक्त कोशिकाओं की आनुवांशिक बीमारी है। आमतौर पर लाल रक्त कोशिकाएं डिस्क के आकार की होती हैं। सिकल सेल अनीमिया में लाल रक्त हंसिया या जो आप चंद्रमा जो होता है ना, क्रिसेंट जैसा हो जाता है, चंद्रमा के आकार का हो जाता है, ऐसा लाइक दिस। तो खून की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब खून की कमी होगी तो सिम्टम तो आपको पता ही है कि सांस लेने में क्या होगी, प्रॉब्लम होगी, सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, बॉडी पीला पड़ जाएगा, हर वक्त थकावट रहेगा, उठकर बैठेंगे चक्कर सा महसूस होगा। तो ये था हमारा जेनेटिक डिजीजेस माय डियर फ्रेंड्स। तो डिजीज का ही एक पार्ट है, ये डिजीज का ही एक पार्ट है, लेकिन हमने इसको एक अलग से नाम दे दिया है। तो सिंपल आपको याद रखना है कि कौन अनुवांशिक रोग है या कौन एक अनुवांशिक रोग नहीं है। जैसे कि अभी हमने देखा कि टर्नर सिंड्रोम, क्लेनेफेल्टर सिंड्रोम, सुपर मेल, सुपर फीमेल, डॉन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, एल्बिनिज्म, सिकल सेल अनीमिया, थैलीसीमिया। तो ऐसे सिंपल याद रख लेना कि ये सब अनुवांशिक रोग है। क्या है? अनुवांशिक रोग है। ठीक है, तो इसकी अपलोड कर दी जाएगी पीएनजी, और हम यूट्यूब पर इसका प्रैक्टिस सेशन भी क्या करेंगे, अपलोड कर देंगे। तो आप लोग स्कोर बताइएगा अपना कि कितना सही हुआ और किस बैच से आप हैं, है ना। तो वाईटी चैनल आप लोगों ने तो अब तक ज्वाइन ही कर लिया होगा। वाईटी चैनल है साइंस बाई जुबैर एहसानी। तो अपना स्कोर जरूर आप लोग बताइएगा, और जुबैर एहसानी के नाम से मैं आपको मिल जाऊंगा फेसबुक पे और इंस्टा पे आपको मिल जाऊंगा। और इसकी हम प्रैक्टिस सेशन का जो पीडीएफ होगा हम अपने टेलीग्राम पे अपलोड करते रहते हैं। टेलीग्राम हमारा है साइंस का सुरूर। टेलीग्राम का क्या नाम है? साइंस का सुरूर। तो इसकी प्रैक्टिस सेशन हम अपलोड कर देते हैं और फिर उसकी पीडीएफ जो है हम अपने टेलीग्राम पे प्रोवाइड करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय, जय हिंद, थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन।